देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ बहुत बड़े प्रमाण पर हो रही है। आपको पता ही होगा कि देश में जो टू व्हीलर्स हैं, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, 50% एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक समय हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में, वर्ल्ड विश्व में 7वें नंबर पे थी। अभी हम तीसरे नंबर पर आए। 7-8 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाला है और हमारी साइज है 22 लाख करोड़ और तीसरे नंबर पर आए। चाइना है 47 लाख करोड़ और यूएसए है 79 लाख करोड़। अब जिस प्रकार से आपने देखा हो कि हुंडई और सुजुकी अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कार का एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 पर, दोनों कंपनियां आई। अब इस आने वाले समय में हमारी भी इंडियन कंपनी भी इलेक्ट्रिक कार इस वक्त आके निकली है। मेरे अंदाज से इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी हम आगे आएंगे और हमारी कॉस्ट और क्वालिटी वर्ल्ड में ऐसी मैच होगी कि हमें बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। तो पहली बात, अब इस सब का परिणाम ये है कि हमारी भी इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी हो रही है वैसे व्हीकल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और ग्रोथ के कारण लॉजिस्टिक भी बढ़ा है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बस और इसके बाद हाइड्रोजन ट्रक और बसेस के कारण हम इतने कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे कि फ्यूल में हमारी कॉस्ट जो है 100 रुपये की वो 30 रुपये पे आएगी और दूसरी ओर इलेक्ट्रिक में वो 10 रुपये पे आएगी। और हमने जो ग्रीन हाईवे बनाया है, अभी जो आप देख रहे हो वो तो आइसबर्ग का ऊपर का है। अभी ये 2 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, 6 महीने में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, इसको 50 घंटे लगते थे। बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, इसको 9 घंटे लगते थे। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट हो गया। फिर अभी दिल्ली से अमृतसर, कटरा, ये पूरे डायमेंशंस बदल गए। और जैसे एक ट्रक का, बस का टाइम कम होगा इतना नहीं, तो फ्यूल भी बदल गया। तो फ्यूल और टाइम के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 16% है, मैं उम्मीद करो कि रोड पर उसकी कॉस्ट आएगी सिंगल डिजिट 9% पे। और चाइना में वो 8% है और यूएसए में वो 12% है और यूरोपियन कंट्री में 12% है। जिस दिन हम 9% पे आएंगे, हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि ये 6-7% कम होने से हम कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। वैसे भी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है और हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अच्छा है। तो हम लोग इस बार वर्ल्ड मार्केट में अव्वल नंबर पर रहेंगे और मेरा टारगेट है कि 5 साल के अंदर हम नंबर 1 पर पहुँचे। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक के कारण ये ग्रोथ होने का टारगेट हमने रखा है। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, क्या होता है ये पता नहीं है। देखो, मैं जब 2014 में मंत्री बना और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मुझे विरासत में 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट मिले, जिसमें 90% प्रोजेक्ट के अकाउंट एमपी हो गए थे। अब मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता, पर जो जो बड़ी कंपनियां थी सब एनसीएलटी और दिवाला पीटने की स्थिति में आई थी। उसका कारण ये था कि रोड में लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, हमने अवार्ड कर दिया। इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, रेलवे ओवरब्रिजेस की परमिशंस नहीं मिली, काम अटक गए, मशीनरी खड़ी रही, बैंक का इंटरेस्ट चलता रहा और उसका अनेक लोग अड़चन में आए। फिर ये जब आया तब मैंने एक काम किया कि ये 10% लैंड पर अवार्ड हो गया था। फिर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट वन में नीचे में एक हॉल था, मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे जाता था और हर प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, ऑल ऑफिसर्स, बैंकर्स और सबको एक साथ बैठाना था, एक जनता दरबार होता था। और फिर मैं प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते बोलता था, फिर कुछ मदद करने की कोशिश की, मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, लैंड एक्विजिशन की। तो ये सब प्रोसेस में मैंने करीब 3-4 महीने काम किया। मुझे याद है उस समय अभी जो सीएजी थे राजू महर्षि, वो उस समय राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, हाथ जोड़कर मुझे बोला दिल्ली जयपुर का कुछ करो, सब बहुत खराब थी। मुझे आज भी उनका चेहरा याद आता, सब कोलैप्स हो गया था। पर हमने उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए जो बिल्कुल ही नहीं सुधर सकते थे।
और बाकी 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फिर से जिंदे किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट ने, हमारे अधिकारियों ने, सबने मिलकर हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपी से बचाया। बैंक ने लोन देना बंद कर दिया था और वो स्थिति बैड वर्ड। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने निर्णय कर दिया कि 90% लैंड एक्वायर्ड होकर पोजीशन में नहीं आती तब तक हम अवार्ड ही नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट डेट 10% में हो जाता था, पहले होता था। और इसके कारण फिर अभी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हम पहले ले लेंगे, क्लियरेंसेस रेलवे हुए क्लियर करेंगे। तो अभी हम लगभग जब प्रोजेक्ट ऑफर करें तो 90% प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, तो वो स्पीड से काम कर सकता है। अब देखो, आप समझ लो, ये 100 किलोमीटर का रोड है, 2 किलोमीटर लाइन मिली, फिर 3 किलोमीटर नहीं मिली, फिर 18 किलोमीटर मिली, तो जो पेवर होता है वो कोई जंप थोड़ी मारता है, वो काम बंद पड़ता है, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। तो अभी हमने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई है, क्वालिटी में हमने नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, ग्रीन बातों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हम भी सीखते जा रहे हैं। और इस समय हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हमारे डिपार्टमेंट, 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए, टनल बना रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, जोजिला टनल जो है उसको हमने हमारे फाइल पर 12,000 करोड़ रुपए टैक्स कॉस्ट मंजूर कर दी थी। हमने 1 साल मेहनत की। ये दिल्ली में ये कमर्शियल चेम्बर है, उसका पीएचडी चेम्बर, उनके साथ मिलकर हमने पीएचडी चेम्बर, और कोई है दिल्ली में, और एक तो भी है, नहीं है, एसोसिएशन के साथ हमने 1 साल टनल पे काम किया। और मुझे इस बात का विश्वास है कि वो जोजिला टनल 70% पूरी हो रही, उसमें हमने 5,000 करोड़ बचाए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये हमारी बात रही। आने वाले समय में हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, फिर हमने रोड सेक्टर में कचरा डाला, 90 लाख टन कचरा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, गाजीपुर के टिकड़ी का, चंडीगढ़ का, अनेक जगह पर कचरा रोड में डाला। अब हम बायो बिटुमिन तैयार कर रहे हैं। उसका पहला रोड 1 किलोमीटर हमने नागपुर जबलपुर रोड पे बनाया कि राइस स्ट्रॉ से जो सीएनजी बनता है उसका बाय प्रोडक्ट लिग्नेंट है, वो 35% है। वो जैसे इथेनॉल खरीदती है ऑयल कंपनी, वो लिग्नेंट खरीदी करेगी। और करीब 15 लाख टन, हमको 95 लाख टन बिटुमिन लगता है। 45 लाख टन बिटुमिन केवल हमारे देश में रिफाइनरी देती है, बाकी इंपोर्ट होता है। अब 15 लाख से 20 लाख टन हम उसका इंपोर्ट कम करेंगे और वो किसानों को इसका फायदा होगा। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता ने हाइड्रोजन दाता बनेगा। और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जल जमीन जंगल जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बदल जाएगी और गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। और रोड के कारण उन गांवों का भी विकास कैसा हो, ये भी कोशिश हमने की है। बहुत रेजिस्टेंस था। देखो, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं रख रहा। 2004 से मैं इस मिशन में हूँ। अब तो ग्लोबल अलायंस बन गई, G20 में बायोफ्यूल की, इलेक्ट्रिक फ्यूल की अलायंस बने। अब हाइड्रोजन के मैं 7 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अशोक लेलैंड है, टाटा है, सबके साथ कर रहा हूँ। 15 दिन पहले ताज पैलेस में मैंने हाइड्रोजन के फ्यूल सेल के ट्रक की लॉन्च किया, और आईसी इंजन का टाटा का ट्रक जिसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकता है पेट्रोल डीजल इंजन में, वो भी लॉन्च किया। अब हम लोग इसमें अब काफ़ी आगे निकल गए। पुरानी बातों में रेजिस्टेंस बहुत था, फूड वर्सेस फ्यूल का कुछ विवाद खड़े हुए। अभी आप देखो कितना फायदा हुआ किसान का। हमारे कौन से इथेनॉल बनाने के लिए लोगों ने विरोध करने वाली लॉबी बड़ी थी। तब कौन का भाव था 1,200 रुपये क्विंटल और एमएसपी थी 1,800 रुपये क्विंटल। एमएसपी देना हमारी कमिटमेंट थी। जैसे हमने कौन से इथेनॉल चालू कर, तो अब कौन 3 गुना बढ़ा है और कौन की कीमत 2,600 रुपये क्विंटल हो गई, और ये पूरा पैसा किसानों के जेब में गया। अब उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान 1 साल में 3 कौन की फसल लेगा और 30 से 40 टन, एक बार तो 100 टन उसका उत्पादन होगा, तो उसको डायरेक्ट 2,000 रुपये का भाव में 2 लाख रुपए मिलेंगे। और जो
उसका जो धांडा होगा उसको कट करके उसका कुटी जो कुटार बनेगा वो जानवरों के लिए ग्रीन ग्रास करके मिलेगा, तो मिल्क पड़ेगा। तो अभी हमें एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी को मजबूत किए बिना हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकता। तो एक तरफ 22 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो कम करके ये 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी में जाए, ट्राइबल्स को फायदा मिले, जल जमीन जंगल और जानवर इस आधारित इसका उपयोग करें। भाई बाम्बू से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, नुमालीगढ़ में बांग्लादेश को पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल की, तो मैंने सुझाव दिया था कि बांग्लादेश में पेट्रोल भेज रहे हो उसमें 20% इथेनॉल डाल के भेजो बाम्बू का, तो पूरा बाम्बू काटना ट्रांसपोर्ट करना, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी परली 220 लाख टन परली पंजाब और हरियाणा में होती है। परली लोग जला रहे थे, अब परली का भाव 2000 से 2000 रुपये टन हुआ। 20 लाख टन परली, 400 प्लांट आ रहे बायो सीएनजी और लिग्नेंट बनाने वाले, और 90 चालू हो गए। पार्लियामेंट में परसों पेट्रोल मिनिस्टर ने जवाब दिया, अब 400 शुरू हो जाएंगे और पानीपत का प्रोजेक्ट फुल फ्लेश शुरू हो जाएगा जो हवाई ईंधन बनाएगा, परली से बिटुमिन बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। तो परली जलेगी नहीं तो पोल्यूशन खत्म होगा। तो ये दिल्ली का प्रदूषण का कारण एक परली भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, एक तरफ फ्यूल में काम करे, दूसरे दिल्ली में 1 लाख करोड़ के हम रोड बना रहे, ट्रैफिक जाम कम हो करके, उसमें से 1 साल में सब प्रोजेक्ट पूरे हुए। और हम अध्ययन करके दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या हो सकता है, इसका भी प्लान हम बना रहे हैं। सर अड़चने थी, समस्याएं थी, पर हमने कैंप तैयार किए, कोविड के लिए प्रोटेक्शन किया, डर का माहौल था, वो काम करने वाले कामगार घर जाने के मूड में थे, उनकी अलग व्यवस्थाएं की, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखिए समस्याएं कभी समाप्त नहीं हुई, समस्याएं चलती रही है, पर मैं इस फिलॉसफी में विश्वास रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and some people who convert opportunities into the problem. So let us accept it as a challenge और किसी को दोष मत दो, चलो चलते रहो और मात करो समस्या पर, निकलो आगे। जो प्रधानमंत्री जी के इसने जो मार्गदर्शन किया है, उन्होंने गति शक्ति योजना लाई है, तो पोर्ट कनेक्टिविटी आई, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मिनरल्स जहाँ बड़े प्रमाण पर है, गति शक्ति वो रोड हम बना रहे हैं, टूरिज्म को विकसित करने के बाद वो बना रहे हैं, फिर रिंग रोड बना रहे हैं। बंगलोर में हम 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं, हैदराबाद में 22,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं। तो बाद में हम लोग ग्रीन अलाइनमेंट जो है, अब जैसे अटल जी के समय ये क्वाड्रेंगुलर ये पूरा ये बना, गोल्डन कोलेट्रल, अब वैसा अब लोग हम ये एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन हाईवे, उसका एक बड़ा बनाना चाहते हैं। फिर जो स्पर है जो NHAI को मिलते हैं, तो वो एक जोड़ कर उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और अभी परसों आपने पार्लियामेंट देखा, मैंने कहा कि 25,000 किलोमीटर 2 लेन टू 4 लेन 10 लाख करोड़ के रोड हम 2 साल में करेंगे। वहाँ लैंड भी तैयार है, ट्रैफिक बढ़ गया है, हमको टोल भी मिलेगा, और बीच में हमने कुछ उसके लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का रखेंगे, दोनों बजे हुए एक बड़े बड़े प्रीकास्ट की 3 फीट के ये बनाए ताकि लोग छलांग लगा के न जा सके, एक्सीडेंट ना हो, और सेफ्टी का विचार करके अभी ये करेंगे तो यही तो काम 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक केबल, जैसे केबल बस में अभी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट रोड पे अच्छी चले, इसका भी प्रयास। नागपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट हमारे मिनिस्टर ने स्पॉन्सर किया है कि वो फ्लैश चार्जिंग बस आ रही है, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, 135 सीटर की बस है, एयर कंडीशन है, उसमें हवाई सुंदरी जैसी होती है, तो बस होस्टेस होगी, खाना पीना मिलेगा, और बस में ऐसा शो के सामने छोटा सा टीवी भी होगा, म्यूजिक सिस्टम होगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। बस हर स्टॉप पे रुकेगी, आधा मिनट में चार्ज होगी फ्लैश चार्जिंग से, फिर आगे जाएगी। तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जालंधर, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से कश्मीर, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम उसका एक नई अच्छी क्वालिटी सिस्टम आएगा। ये यूरोप में होती है, देखो ऐसी बड़ी ट्राम जैसी बड़ी होती है, 2 बसेस को जोड़कर, और उसमें ऊपर में ऐसा है, तो वो केबल पे चलती है, केबल पे नहीं चलेगी, बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी, ऊपर से एक फ्लैश चार्जर नीचे आएगा, उसमें सीमेंस और हिटाची की टेक्नोलॉजी है, टाटा और इटका करके कंपनी है,
2 कंपनियां आगे आ रही है और वो चार्ज होगी 40 आधे मिनट में, जब खड़ी रहेगी तब तक फिर आगे जाएगी। तो इस प्रकार से ये सिस्टम में सस्ती भी है, प्रदूषण जीरो है, पब्लिक को कंफर्ट है, हर एग्जीक्यूटिव चेयर होकर टिकट रेट सस्ता है। ये भविष्य का फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट बनेगा। अभी जैसे आप समझ लो कि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं। आप इस बस में लगभग सो के हुए एग्जीक्यूटिव चेयर जो विमान में है बिजनेस क्लास की, वो चेयर पे ऐसा सो के टीवी देखकर चाय नाश्ता लेते हुए और वो को पानी ऑफर करते रहिए, बस जाएगी और 30% डीजल बस की तुलना में रेट कम होगा। तो कोई अपने कार से जाएगा नहीं। तो दूसरी बात, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को फिर रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे। अब मैं बेंगलुरु और दिल्ली के लिए स्टडी कर रहे हैं कि धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक है। अब हमने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, अभी आर्टिफिशियल टनल बनाई, ये सब जल्दी ओपन हो जाएगी। तो ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाले डबल डेकर बस के लिए हम प्लान कर रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में अलग टेक्नोलॉजी, कुछ जगह केबल कार है, कुछ जगह रोप वे है, कुछ जगह फेनिकुलर रेलवे है, कुछ जगह ये फ्लैश चार्जिंग बस है। अभी हमने केदारनाथ के रोप वे का टेंडर निकाला, तो 5,000 करोड़ खर्चा करके 800 करोड़ वो हमको दे रहा है। प्लान ही प्लान है सर, कोई पैसे की कमी नहीं। मैंने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूं, इसके लिए मुझे बजट के पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। देखो सिंपल बात है, ईपीसी में बनाओ, सिक्योरिटाइज करो, टोल का पैसा मिलता रहेगा, पैसे वसूल हो जाएंगे, खर्चा ये मिलता रहेगा। हाइब्रिड एन्युटी में करो, 40% आप दो, 60% इन्वेस्टर लगाएगा, उसको एनुअल एन्युटी दो, सक्सेसफुल है। तीसरा है बीओटी में, उसकी भी पॉलिसी हमने बदली है, क्योंकि रोड बन रहे तो रिस्क है। हम बोलेंगे इतनी गारंटी आपको देते हैं, 10% बढ़ा तो तुम्हारा, उसके ऊपर बढ़ेगा तो 50-50 हमारा, नीचे जाएगा तो हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। फिर उसके बाद हम कह रहे कि ईपीसी में बनाएंगे, पर 15 साल मेंटेन वो करेगा। तो अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाकर अब ला रहे हैं। कैपिटल मार्केट में तो इतना सपोर्ट है कि मैं इन्वेट मॉडल में गया, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ 7 घंटे में, पैसे ही पैसा मिला। 8.05% में इंटरेस्ट रेट एश्योर कर रहे हैं, और ऊपर से उसकी शेयर की कीमत है 140 रुपये की 100 की। तो दोनों फायदा, इतना रिटर्न कहाँ मिल रहा है। मैं अब इस देश के गरीब लोगों का पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ, और इसका बेनिफिट गरीब आदमी को मिलना चाहिए, मेरी इच्छा है। अब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस स्पीड को बुलेट ट्रेन के स्पीड से रोड कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ। उसकी दिक्कतें हैं, इनहेरेंट कुछ दिक्कतें हैं। लैंड एक्विजिशन करना, एनवायरमेंट लोगों के पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ ये बड़े प्रमाण पर करना। अभी जैसे मैंने 25,000 करोड़ के वायबल है, पर 25,000 करोड़ के डीपीआर बनाने वाले अच्छे लोग नहीं, उसके डिजाइन। अब मैंने प्रीकास्ट को मैंडेटरी कर दिया कि पूरी नालियां प्रीकास्ट बनेगी, ये दीवारें प्रीकास्ट बनेगी, कंपाउंड वॉल प्रीकास्ट बनेगी, ब्रिज प्रीकास्ट मैंडेटरी 100%। हर जिले में प्रीकास्ट के कारखाने हो, ताकि मैं क्वालिटी भी अच्छी करना चाहता हूँ, कॉस्ट को भी कम करना चाहता हूँ। अभी तो ये कल्पना पर काम करो, अभी फाइनल नहीं हुआ कि रोड की कंक्रीट की स्लैब फैक्ट्री में बनेगी। वो एक ट्रेन पे उठाकर ट्रक में आएगी, ट्रेन उठाएगी और ऐसे लगाती, जैसे ईंटें लगाती वैसे स्लैब लगा के जाएगी, लेवलिंग देखकर फटाफट फटाफट रोड बनते जाएगी। मेरा एक मन में इनहेरेंट टारगेट है कि मैं 100 किलोमीटर पर डे रोड बना, पर डे। तो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। अब इसके लिए मैंने ये 25,000 किलोमीटर का 4 लेन का किया है, 2 साल में पूरा करने का टारगेट रखा है। मैं स्पीडीली काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस सेक्टर में तो बहुत, पर आप अगर मुझे पूछोगे इस मिनिस्ट्री में मैंने किया सबसे अच्छा काम, तो मैं 2014 में बनने के बाद, मेरे बचपन में है, मैं माँ के साथ मामा की तरफ जाता था, एक साइकिल रिक्शा में बैठकर, मेरी बहन है, मैं बैठता था, एक चढ़ाव होता था तिलक पुतला करके, हमारे नागपुर में एक सोलह सा पसीना निकलता था, तब मेरे मैं उड़ी कुर्दी मार के उतर जाता था और धक्का मार रहा था। तब मुझे लगता था कितना अमानवीय है। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिंदगी भर मैं इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। राम मनोहर लोहिया बिल्कुल बोलते थे मैं नहीं बैठूंगा। मेरा सबसे बड़ा काम कोई है जो लाइफ में मुझे खुशी है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ कि 1 करोड़ लोग
जो आदमी को ढोने का काम करते थे, इस प्रथा को बंद करके मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई, और आज एक भी साइकिल रिक्शा दिखता रहे। बंगाल में तो कंधे पे रखकर आदमी ऐसा जू रख के रखा ली, और अब ई रिक्शा तो आया, पर 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो बोरा उठाते थे, वो टायर लगा के नहीं, वो ऐसा खींच के ले जाते थे। अब उसके बजाय ई कार्ट आ गया, अभी पानी पूरी वाला भी ई कार्ट लेके चलता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ और 1.5 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर उनके जीवन में ये जो न्याय मिला, उनका शोषण बंद हुआ, दिस इज टू बी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय रेजिम, ऐसा मैं समझता हूँ। हम ट्रांसपेरेंट है, 50 लाख करोड़ के काम कर चुके हैं। नम्रता पूर्वक मैं आपको बताऊं, एक भी करप्शन की कोई बात बता दे तो मुझे बताओ, और इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालूंगा, मैं टोल में जो फ्रॉड किया उनको जेल में डालूंगा, ठोक ठोक के ठोकूंगा उनके साथ। फिर मेरी लैंग्वेज अलग है और मेरा अप्रोच अलग है। मैं मानता हूँ ये देश की जनता मालिक है ये एसेट्स की, ये एसेट मैं विदेशियों को बेचूंगा भी नहीं, और ये एसेट में जो खराबी करेगा उसको सहन भी नहीं, टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी जनता की संपत्ति है, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूँ। मैंने कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बारे में, और जो मेरा ऑफिस में लिखा हुआ है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मेरा टारगेट था कि हमारे देश के रोड अमेरिका जैसे अच्छे बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबरी के रास्ते बनाऊंगा। कुछ बने हैं पर और बनना बाकी है, और 1-1.5 साल 2 साल लगेगा। 2 साल के बाद ये रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे, ऐसा मैंने घोषित किया। पर कुछ लोग अमेरिका से भी आए थे, वो बोले आप गलत बोल रहे हो, आप अमेरिका के बराबर नहीं, अभी जो रास्ते बने वो अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो यही टारगेट है, और इससे रोड बदल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदल रहा है, फिर टनल्स बन रही है, ब्रिजेज, आइकॉनिक ब्रिजेस बन रहे हैं। तो दोनों का एक इम्पैक्ट करके देखो, आप रोहतांग पास से, आपको मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, अब 8 मिनट में जा रहा था। अब बाद में हिमालय में 8 टनल बना रहा हूँ, आगे लद्दाख लिया था। फिर जोजिला है, आशिया की सबसे बड़ी 12 करोड़ लगभग बन के तैयार है। जोजिला के बाद झेरमोर है, झेरमोर तैयार होकर इनॉग्रेट हो गई। फिर श्रीनगर है, फिर श्रीनगर से जम्मू तक 36 टनल पे से 23 टनल बन गई, 7-8 टनल का काम शुरू है, बाकी हो जाएगा। तो 3 घंटे में जम्मू से श्रीनगर हो जाएगा। फिर श्रीनगर जम्मू आने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली 6 घंटे में, कटरा से। अमृतसर से 4 घंटे में दिल्ली। दिल्ली आएंगे तो पानीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 3 घंटे लगते थे, अब UR2 बनाया, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में आर्टिफिशियल टर्मिनल एयरपोर्ट में डायरेक्ट T3 पर, तो आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, पानीपत से आधे 3 घंटे के बजाय। अभी सर ये कैसा है कि हम CRF में कुछ पैसे देते हैं, NHIDCL जो हमारी है वो 3 लाख करोड़ के काम कर रही है, फिर NHML है, वो भी अभी 1 लाख करोड़ के काम कर रही है, लॉजिस्टिक पार्क हो रही है। NHI जो है वो कम से कम हर साल 2-3 लाख करोड़ के काम करता है। फिर हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में स्टेट पुलिस है। सर ओवरऑल मुझे लगता है, अंदाजा ना बता रहा हूँ आपको, वो अभी एक कुछ अलग अलग प्रकार के काम, कुछ अधूरे पड़े हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में है। पर हम इस देश में करीब 50 से 60 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 2-3 साल जब खत्म होंगे तो हम। लिथियम आयन बैटरी हमारे यहाँ जब मैंने शुरू किया इलेक्ट्रिक का, तब $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अब टाटा, सुजुकी, अडानी, बाद में 5 कंपनियों ने अब लिथियम बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे हमारे देश में लिथियम, अभी जम्मू में वर्ल्ड का 6% लिथियम स्टॉक हमको मिला है। हाँ वो तो 60 सही करोड़ सही का उसका ये, तो हम लोग ये वो कर सकते, 60 करोड़ के व्हीकल बना सकते हैं, इतना उसमें लिथियम आयन में। देखो टेक्नोलॉजी, फिर सोडियम आयन आया, जिंक आयन आया, एल्यूमिनियम, टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। और हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन 4 प्रकार का, जो पेट्रोलियम से होता है ब्राउन हाइड्रोजन, कोयले से होता है ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास से होता है ग्रीन हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन हमारे पास बन गया, पर समस्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फिलिंग स्टेशन 700 बार पर, ये प्रॉब्लम है। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 7 पायलट प्रोजेक्ट हमने लिए है, बहुत कॉस्टली है वो। उस स्टेशन बनाने की कॉस्ट 6 करोड़ है, तो कहाँ से कौन लगाएगा? तो धीरे धीरे हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो बात करें इलेक्ट्रिक में भी, एक समय जो अब चाइना पर डिपेंड होते हैं, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बन गए, बैटरी में भी बन गए। और अभी हमारी स्कूटर्स वर्ल्ड में 2 व्हीलर 50% हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी बजाज की, टीवीएस की, छोटे लखनऊ कानपुर में लोग बना रहे हैं। 60-70 किलोमीटर ही वो बैटरी चार्ज करके, तो कॉस्ट कम हो गई उनके। चेंजेस बहुत है। ट्रैक्टर बन रहे हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। अब महिंद्रा ने सीएनजी का ट्रैक्टर बनाया। अभी इलेक्ट्रिक की इक्विपमेंट्स आए। ये जेसीबी ने हाइब्रिड बनाया, डीजल और सीएनजी का, तो ये भी पॉपुलर हो। इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हो रहा है, आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य लगेगा। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन भविष्य में बनेगा। आज हाइड्रोजन की कीमत 400-500 रुपये केजी है। मेरा टारगेट है कि 1 kg पर डॉलर हाइड्रोजन की कीमत आए।